नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर एस एस खींची, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर राजस्थान से मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं क्रॉपिंग पैटर्न इन राजस्थान पार्ट 2। दोस्तों, पिछले जो पार्ट 1 था उसमें हमने राजस्थान के विभिन्न प्रकार की जो कृषि पद्धतियां प्रचलित हैं, जो कृषि के फसल प्रतिरूप हैं, उन पर हमने बातचीत की थी। उनको मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में हमने कृषि के जो प्रकार हैं, जो फसल का प्रतिरूप था, उसमें 7 प्रकार के पार्ट हमने किए थे। पहला था शुष्क कृषि। यह जो खेती है शुष्क कृषि, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे क्षेत्र में जहाँ बारिश कम होती है, टेम्परेचर हाई होता है, उन क्षेत्रों में, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, मतलब अरावली के पश्चिम वाले पार्ट में इस ढंग की खेती की जाती है। दूसरा था सिंचित कृषि। ऐसी खेती जिनमें सिंचाई के माध्यम से कृषि की जाती है। तीसरा था मिश्रित कृषि। इसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन भी साथ साथ होता है। असिंचित कृषि ऐसी थी जो वर्षा पर आधारित थी सिर्फ, और उसमें बिना सिंचाई के सिर्फ वर्षा पर निर्भर खेती की जाती थी। जो नेक्स्ट था उसका 5वां प्रकार मिलीजुली, मतलब मिक्स्ड कृषि थी, जिसमें एक से अधिक फसलों को एक साथ किया जाता था। छठा जो भाग है उसका वह है जूमिंग कृषि। शिफ्टिंग फार्मिंग थी, जिसे राजस्थान में वालरा के नाम से जाना जाता है। इस कृषि में क्या होता है कि वृक्षों को काटकर पहले सुखाया जाता है तथा वर्षा ऋतु से पूर्व इन्हें जला दिया जाता है। उसी स्थान पर बिखरी हुई राख में बीज डाल दिए जाते हैं। राज्य में यह जो खेती है दक्षिण पार्ट में अधिक होती है, जहाँ पर आदिवासियों द्वारा इस प्रकार की वालरा खेती कृषि की जाती है। लेकिन इसके नुकसान भी मैंने बताए थे आपको कि अधिक मात्रा में वनों को साफ करके उनको जलाकर जो खेती की जाती है वही जूमिंग कृषि है। ये कि 4-5 साल बाद एक जगह स्थान पर कृषि करने के बाद उस क्षेत्र को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, तो वनों का विनाश इन्होंने ज़्यादा किया है। अब ये जो प्रचलन है जूमिंग और वालरा राजस्थान में, ये इसकी खेती कम होती जा रही है। नेक्स्ट है 7वां आर्द्र कृषि, जो कि ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर 100 सेमी से अधिक वर्षा होने वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। आर्द्र जो कृषि है वहाँ पर कृषि जो है काप मिट्टी में की जाती है। आइए अब हम इस वीडियो में आपको राजस्थान का फसल प्रतिरूप है उसका जो शेष पार्ट है उस पर चर्चा करते हैं। राजस्थान में जो फसलों का उपयोग के आधार पर वर्गीकरण किया गया आपके सामने इस स्लाइड में आपको दिख रहा है। इस टेबल के एक पार्ट में फसल का प्रकार है, दूसरे में फसल जो प्रमुख फसलें हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं। पहला जो प्रकार हम उपयोग के आधार पर फसलों को बांटा गया वो है खाद्यान्न फसलें। नाम से प्रतीत है ऐसी फसलें जो खाद्यान्न के काम आती हैं। मुख्य रूप से राजस्थान की जो खाद्यान्न फसलें हैं वो है बाजरा, गेहूँ, जो ज्वार, मक्का, चावल व दालें आदि। इसके बाद है वाणिज्यिक फसलें। वाणिज्यिक फसलें ऐसी है जो व्यापार के काम आती हैं। उनमें मुख्य रूप से कपास, गन्ना व तिलहन आदि की फसलें हैं जो वाणिज्यिक फसलों में बतलाई गई है या उसे बांटा गया है। तीसरी फसल है पेय पदार्थों वाली फसलें। उनमें राजस्थान में जो होती है मुख्य रूप से तंबाकू व अफीम होती है, ये पेय पदार्थ वाली फसलें हैं। चौथा जो प्रकार है उपयोग के आधार पर फसलों के वर्गीकरण में रेशेदार पदार्थों वाली फसलें। ऐसी फसलें जिनमें रेशे होते हैं, जैसे कपास, सन, हेम्प, मेस्ट्रा व फ्लैक्स। इसके बाद है 5वां प्रकार चारे की फसलें। ये पशुओं को खिलाने के लिए उपयोग में ली जाती है फसलें। इसमें बरसीम, रिंजका, चरी, बाजरा आदि यहाँ की चारे की फसलें हैं। छठा जो प्रकार राजस्थान में बतलाया गया है वो है सब्जियां व फूल। विभिन्न प्रकार की सब्जियां इसके अंतर्गत और फूलों की खेती
का आधार इस वर्गीकरण के अंतर्गत बतलाया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में इस स्लाइड में आपने देखा कि राजस्थान में फसलों का जो उपयोग है उसके आधार पर फसलों का वर्गीकरण आपको दिखलाई दिया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि राजस्थान में कृषि क्षेत्र की प्रमुख क्रांतियां कौन कौन सी, उनके किस नाम से जाना जाता है। ये जो स्लाइड वाली जो हम आगे बात करने जा रहे हैं, ये आपके कई एग्जाम्स जो हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसमें विशेष रूप से काम आने वाली चीज़ है। इसको आप विशेष ध्यान से आप देखें और उसके अलावा इसको आप नोट भी कर लें कहीं, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। पहला है क्रांति, जिसे हरित क्रांति कहा गया है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति का जो उद्देश्य था, इसके जो परिणाम थे वो थे खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित यह हरित क्रांति हमारे प्रदेश में लागू की गई। इसके बाद है श्वेत क्रांति, वाइट रिवॉल्यूशन। जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है, वाइट मतलब दूध से रिलेटेड है, तो दूध उत्पादन से जो क्रांति हुई हमारे यहाँ, वो दूध उत्पादन में वृद्धि से संबंधित यह क्रांति रही। इसके बाद में हम बात करेंगे नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन। देखो आप सब नाम से ही सब चल रहा है। तो ब्लू किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन। ये आपको याद करने के तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। हरा था वो खाद्यान्न फसलों के लिए, जो सफ़ेद था वाइट, वो दूध से हम कोरिलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से नीली क्रांति जो कि मत्स्य उत्पादन, पानी का रंग जो है नीला होता है, तो उससे इसको ब्लू रिवॉल्यूशन कहा गया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे भूरी क्रांति। भूरी मतलब ब्राउन क्रांति। ये जो है खाद्यान्न प्रसंस्करण से संबंधित है, फूड प्रोसेसिंग से संबंधित भूरी क्रांति है। नेक्स्ट है येलो रिवॉल्यूशन यानी पीली क्रांति। पीला सरसों होता है, तो सरसों उत्पादन में वृद्धि के लिए पीली क्रांति हमारे प्रदेश में प्रचलित है। ये आपको याद करना का तरीका बताऊं मैं कि ये जो सरसों का कलर है वो पीला होता है, तो पीले से आप सरसों ध्यान रख सकते हैं। लाल क्रांति, रेड रिवॉल्यूशन, इसमें मांस व टमाटर, टमाटर का रंग लाल होता है और उससे रिलेटेड मांस उत्पादन जो होता है वो लाल क्रांति के अंतर्गत बतलाया गया। गोल्डन रिवॉल्यूशन, सुनहरी क्रांति, यह बागवानी के उत्पादन से रिलेटेड है, जिसमें बागवानों में जो उत्पादन है अधिक से अधिक बाग लगाने के लिए, प्रेरित करने के लिए किसानों के लिए यह सुनहरी क्रांति राजस्थान में लागू की गई। नेक्स्ट है पिंक रिवॉल्यूशन मतलब गुलाबी क्रांति। यह झींगा के उत्पादन से संबंधित है, झींगा उत्पादन में वृद्धि इस क्रांति में कही गई। वो भी अब काफ़ी मात्रा में जो कोस्टल एरियाज है वहाँ झींगा उत्पादन इस क्रांति के बाद में अधिक होने लगा है। नेक्स्ट है रजत क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन। यह है अंडा और मुर्गी पालन से संबंधित। इसके बाद बात करेंगे गोल क्रांति मतलब गोल राउंड क्रांति, राउंड रिवॉल्यूशन। आलू से संबंधित है, आलू गोल ही है तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लैक रिवॉल्यूशन, काली क्रांति। यह एथेनॉल और एथेनॉल के साथ बायोडीजल से संबंधित है। ये ध्यान रखें कि एथेनॉल और बायोडीजल काली क्रांति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनएच रिवॉल्यूशन, राजमार्ग क्रांति। मतलब राजमार्गों को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तरीय सड़कों के निर्माण करना इसका उद्देश्य रहा है। कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन, संपर्क क्रांति। इसमें क्या था? व्यावसायिक स्थलों के बीच में संपर्क बढ़ाना। नेक्स्ट थी बादामी क्रांति, यह मसालों का उत्पादन उनके निर्यात से संबंधित रही। रेनबो रिवॉल्यूशन या इंद्रधनुष क्रांति थी, केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 द्वारा कृषि व उससे संबंधित क्षेत्रों के विकास हेतु अपनाए गए उपाय को इंद्रधनुष क्रांति कहा गया। ये ध्यान रखना, इंद्रधनुष में कृषि और उससे संबंधित जितने भी उत्पाद हैं उनके लिए इंद्रधनुष कहा गया, क्योंकि उसमें 7 रंग है। कई कलर होने की वजह से सारे के सारे रंगों के बारे में हमने जो बात की वो सब इसमें आ जाएंगे। तो इंद्रधनुष, अब ये जो आपके सामने 5
15 जो प्रकार बताएं वो आपके काफ़ी हेल्पफुल होंगे। मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरी आशा है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपके जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये जो क्रांतियों के बारे में अपन ने चर्चा की, 15 क्रांतियाँ, उनको आप अच्छे ढंग से उनको कोरिलेट कर सकते हैं और उनको याद करने के अलग तरीक़ों से हम इसमें कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में याद रख सकते हैं और उनमें अपने सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें जो उनको भी इन सब चीज़ों का अधिक मात्रा में उपयोग होगा। वो एग्ज़ाम्स, जो भी एग्ज़ाम वो दे रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो चाहे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हो, उसमें सफलता प्राप्त हो, यही मुझे पूरी उम्मीद है। और शुभकामनाओं के साथ आज इस वीडियो में सिर्फ हम इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।